हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो है हमारा केमिकल इक्वेशन। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वन है। जो बच्चा भी अच्छी तरह से समझेगा तो उसको तो 2 मिनट में याद हो जाएगा। क्लियर? तो आज हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन के बारे में। अगर हम बात करें केमिकल इक्वेशन की तो देर आर द 2 वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग द केमिकल इक्वेशन। 2 तरीके होते हैं केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के। फर्स्ट अगर हम बात करें तो हमारा जो फर्स्ट होता है इन टर्म्स ऑफ वर्ड। हम वर्ड्स की फॉर्म में केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स, वर्ड इक्वेशन जिसको हम कहते हैं। ठीक है, यह है हमारा फर्स्ट वन। अगर हम सेकंड वन की बात करें तो सेकंड वन होता है इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज। इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज। ठीक है, तो आपको सबसे पहला पॉइंट ये पता चल गया कि हम जो केमिकल इक्वेशन होते हैं उसको 2 तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स एंड इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज। ठीक है, फर्स्ट अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स तो इसको हम बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एज वर्ड इक्वेशन। ठीक है, इन टर्म ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला को हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। तो हमें पता चल गया कि अगर सिंबल्स और फॉर्मूला से हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। क्लियर? अब इनका हम पैटर्न देख लेते हैं एक बार कि किस तरह से वर्ड इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं और किस तरह से हम दूसरी हमारी जो है सिंबल्स और फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट अगर हम बात करें वर्ड इक्वेशन की तो हमने एग्जाम्पल के तौर में ले लिया कि जिंक रिएक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब जिंक रिएक्ट मतलब प्लस। तो याद रखना, जब हम बोलते हैं जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड तो इट मीन्स दैट जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो हमें क्या मिलते हैं? जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। तो हमें ये क्या मिल गई? एक वर्ड इक्वेशन मिल गई। वर्ड में लिखा, जिंक को हमने जिंक लिखा, सल्फ्यूरिक एसिड को सल्फ्यूरिक एसिड लिखा, आगे जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। ये जो दोनों होते हैं, मैंने पहले भी बताया, एरो से जो लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं इनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। इसीलिए मैंने कहा कि जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, और एरो के जो राइट हैंड साइड में होते हैं इनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में भी प्लस होता है और राइट हैंड साइड में भी प्लस हो सकता है। तो यहां पे कौन सी गैस रिलीज हो रही है? यहां पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। ठीक है, दस हम ये बोल सकते हैं नेम ऑफ द रिएक्टेंट को हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड एरो के, और जो नेम ऑफ प्रोडक्ट है वो लिखते हैं हम राइट हैंड साइड की तरफ। और जो रिएक्टेंट लिखते हैं उनके बीच में भी क्या होता है? प्लस, और प्रोडक्ट के बीच में भी प्लस होता है। और एरो का हेड हमेशा ही किसकी तरफ होता है? प्रोडक्ट की तरफ होता है। और ये जो डायरेक्ट होता है इसको याद करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर हम बड़े बड़े एलिमेंट्स ले रहे हैं उनका नाम बड़ा बड़ा होता है, लिखने में बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट फॉर्म में। जो वो शॉर्ट फॉर्म होती है उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। जैसे इसी की मैं बना लेती हूँ सेकंड वाला मेथड। जिंक है, जिंक का सिंबल होता है Zn। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड? इट्स फॉर्मूला इज H2SO4। तो जब ये रिएक्शन बनती है तो याद रखना जिंक और सल्फेट मिलते हैं, तो यहां से बन जाता है ZnSO4 विच इज कॉल्ड एज जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। दिस इज कॉल्ड एज केमिकल इक्वेशन, शॉर्ट फॉर्म जिसमें हमने सिंबल्स और फॉर्मूलाज का यूज किया है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? तो आप बोल सकते हो द शॉर्ट हैंड मैथड, द शॉर्ट हैंड मैथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग
the shorthand method of representing a chemical equation, chemical reaction, कि एक शॉर्ट हैंड मैथड जिसमें हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं किसको, केमिकल रिएक्शन को विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज, विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज, तो उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन. तो द शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज आर नोन एज केमिकल इक्वेशन. क्लियर. अब अगर हम बात करें व्हाट राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, कैसे लिखते हो केमिकल इक्वेशन को, तो मैंने आपको अभी बताया फर्स्ट पॉइंट आपका ये है कि जो सिंबल्स और फॉर्मूलाज होते हैं रिएक्टेंट के, उनको हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में. किसको लिखते हैं, रिएक्टेंट के हमारे सिंबल्स और फॉर्मूलाज को. एंड दूसरी साइड अगर हम बात करें तो रिएक्टेंट में हम प्लस साइन का भी यूज करते हैं. दूसरा पॉइंट की बात करें तो राइट हैंड साइड में हम प्रोडक्ट को यूज करते हैं और उसमें भी प्लस लगाया जाता है. और तीसरी बात करें अगर, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में हम एरो का यूज करते हैं इस तरह से. इसको यूज किया जाता है बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, आर फॉर रिएक्टेंट एंड पी फॉर प्रोडक्ट. ठीक है. इसको हम बोलते हैं, कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, राइट करते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन को. ठीक है. तो अब अगर हम बात करें केमिकल इक्वेशन की, तो केमिकल इक्वेशन क्या हो गई, इट इज अ शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन with the help of symbols and formulas is known as chemical equation. केमिकल इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट रहते हैं और उनके बीच में प्लस होता है. केमिकल इक्वेशन के राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट रहते हैं और आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में ये एरो होता है जो डिनोट करता है हमेशा किसकी तरफ, प्रोडक्ट की तरफ. ठीक है. तो व्हाट आर रिएक्टेंट, द सब्सटेंस विच कंबाइन आर रिएक्ट. ऐसे सब्सटेंस जो कंबाइन होते हैं या फिर रिएक्ट करते हैं उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट. और हम ये बात करें तो द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस इन अ रिएक्शन, इस रिएक्शन से एक न्यू सब्सटेंस मिला हमें जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें केमिकल इक्वेशन की तो देयर आर टू टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन. फर्स्ट वन इज अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन एंड सेकेंड वन इज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. तो दो तरह की इक्वेशन होती है, एक होती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और दूसरी होती है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. एज द नेम टेल अस दैट बैलेंस्ड मीन्स बिल्कुल बैलेंस और अनबैलेंस मतलब नॉट इक्वल. बैलेंस मीन्स इक्वल एंड अनबैलेंस मीन्स नॉट इक्वल. व्हाट थिंग इज नॉट इक्वल एंड व्हाट थिंग इज इक्वल, तो हम ये बोल सकते हैं कि एक बैलेंस इक्वेशन क्या होता है, इट इज अ दैट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन विच हैज इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, जिसके क्या होते हैं, विच हैज अ इक्वल नंबर ऑफ एटम्स of different elements, atoms of different elements in the reactant and the product, in the reactant and the product. तो हमें पता चला कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें इक्वल नंबर ऑफ एटम होने चाहिए डिफरेंट एलिमेंट के रिएक्टेंट साइड में भी और प्रोडक्ट साइड में भी. उसको हम बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन. तो अगर हम अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन की बात करें तो वो इसके उल्टा होता है. तो अगर अनबैलेंस की बात करें तो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होगी, विच हैज एन अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट in the reactant and the product. मीन्स यहां पे अनइक्वल वर्ड का यूज किया गया है, यहां पे इक्वल. अब इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डेफिनेशन, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. अगर हम ये एग्जांपल देखें तो यहां पे एलिमेंट क्या है, जिंक.
अगर हम यहां बात करें तो दिस इज नोन एज हाइड्रोजन H। हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 2। वाई 2? बिकॉज H के साथ क्या है? 2। तो हम ये बोल सकते हैं 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन। दूसरा एलिमेंट कौन सा यहाँ पे? सल्फर। सल्फर के कितने एलिमेंट है? जिसके आगे कोई भी नहीं लगा होता उसका मतलब होता है 1, तो सल्फर के 1 है। ऑक्सीजन के कितने हैं? 4। क्यों? क्योंकि O के साथ क्या लगा है? 4, तो इट मीन्स दैट 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो दोनों साइड में चेक करने हैं हमें। अगर इक्वल आ जाते हैं तो वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी, अगर इक्वल नहीं आएंगे तो वो होगी एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे आपको थोड़ा समझ आ जाएगा। चलिए अच्छी तरह से समझो भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वन है ये। चलिए हमने ले ली पहली एग्जाम्पल किसकी? बैलेंस्ड की। बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में हम ले लेते हैं फर्स्ट। ठीक है, चलिए हमने ले लिया Zn प्लस H2SO4 गिव राइज टू दिस। मैंने बोला था ये दोनों जो लेफ्ट हैंड साइड में एरो के होते हैं वो क्या होते हैं? रिएक्टेंट। और यहां पे बन गया ZnSO4 प्लस H2। अब हमें चेक करना है कि क्या ये बैलेंस्ड है या फिर नहीं है। इस केस में हमने फर्स्ट स्टेप क्या करना है? हमने ऊपर लिखना है इन रिएक्टेंट, एक लाइन लगा लेनी है, दूसरी साइड लिख देना है हमने प्रोडक्ट। ठीक है, अब हमें दूसरा पॉइंट स्टेप ये है कि यहां पे देखना है क्या? जिंक। तो हम यहां लिख सकते हैं जिंक, और प्रोडक्ट साइड में भी जिंक है तो मैंने यहां पे भी लिख दिया जिंक। यहां क्या था? हाइड्रोजन, तो मैंने यहां लिख दिया H इजिकल टू डाल दिया, और यहां पे भी क्या लिख दिया? H। ठीक है, तीसरा एलिमेंट यहां पे क्या था? सल्फर, तो मैंने S लिख दिया। यहां पे भी सल्फर है तो मैंने यहां पे भी S लिख दिया। यहां चौथा कौन सा है? ऑक्सीजन, O, मैंने यहां O लिख दिया, यहां पे भी O लिख दिया। चेक करते हैं क्या ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। बैलेंस तब होगी अगर ये वाले सारे जितने भी एलिमेंट हैं इनके एटम सेम होने चाहिए इनके साथ, मींस LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो रिएक्टेंट साइड में ये है रिएक्टेंट साइड, यहाँ पे जिंक के कितने एटम्स हैं इसके साथ, जो मैंने पहले बताया जिसके साथ कुछ नहीं लगा होता उसका मतलब होता है 1, तो जिंक के 1 है। यहां पे भी नहीं है तो इसके भी 1 आगे। हाइड्रोजन के देखें तो हाइड्रोजन के नीचे 2 लगा है तो मीन्स 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन, तो H को मैंने लिख दिया 2। यहां देखें H के भी कितने हैं? 2। यहां S के देखें S के साथ कुछ नहीं है तो इस मीन दैट S के 1 है। यहां देखें S के तो यहां पे भी 1 है। O को देखें यहां पे क्या है? 4 है, और O को यहां देखें तो यहां पे भी 4 है। तो देखो चेक करते हैं Z1 Z1, H2 H2, S1 S1, O4 O4। इट मीन्स दैट कि LHS इज इक्वल टू RHS, तो इट मीन्स दैट ये क्या है? एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि इसकी रिएक्टेंट साइड किसके इक्वल है? प्रोडक्ट साइड के साथ, इसीलिए हम बोल सकते हैं ये एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, इसी तरह से हम एग्जाम्पल ले लेते हैं अनबैलेंस्ड की, वो भी आपको पता चल जाएगा कि कैसे किसी की रिएक्शन को बैलेंस और किसको अनबैलेंस बोलते हैं। ठीक है, अब हमने किसकी एग्जाम्पल लेनी है? अनबैलेंस की, तो लिख लेते हैं H2 प्लस O2 गिव राइज टू H2O। ठीक है, सेम इन ऊपर लिखेंगे रिएक्टेंट और दूसरी साइड यहां लाइन लगा के प्रोडक्ट। अब देख लेते हैं फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है रिएक्टेंट साइड में? H। प्रोडक्ट साइड में भी H है तो मैंने यहां पे भी H लिख लिया। रिएक्टेंट साइड की अगर हम बात करें तो रिएक्टेंट साइड में सेकंड एलिमेंट क्या है? ऑक्सीजन, O लिख दिया, और यहां पे भी ऑक्सीजन है तो यहां पे भी O लिख दिया। अब हम चेक करते हैं कि रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन कितने लिखे? H के नीचे कितना लिखा है? 2, तो मैंने यहां लिख दिया 2। यहां पे कितना लिखा है? 2। ऑक्सीजन के यहां क्या लिखे हैं? 2, और ऑक्सीजन यहां पे कुछ नहीं मतलब 1। तो चेक करो हाइड्रोजन 2 2 इक्वल है, 2 1 नॉट इक्वल, तो इट मीन्स दैट इन दिस केस LHS is not equal to RHS, or we can say that reactant is not equal to product. That's why it is called as unbalanced chemical equation. क्यों unbalanced है? क्योंकि reactant side is not equal to product side. That's why it is called as unbalanced chemical equation. ठीक है, ये आपको पता चल गया कि इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? unbalanced chemical equation कहते हैं।
ठीक है। अब एक चीज और मानी जाती है कि जो भी ये बैलेंस और अनबैलेंस है, ये हमें एक लॉ है जिसकी वजह से हमें पता है कि रेक्टेंट साइड जो है वो ऑलवेज इक्वल होनी चाहिए प्रोडक्ट साइड की तरफ। तो वो कौन सा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वो हमें बताता है द टोटल मास ऑफ द रेक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये हमें कौन बताता है? तो ये जो रूल है ये बताता है हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये हमें बताता है कि जो टोटल मास होता है, द टोटल मास ऑफ all the reactant must be equal to the मास ऑफ द प्रोडक्ट। कि जो टोटल मास होता है रिएक्टेंट का वो इक्वल होना चाहिए टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट के। ये हमें बताता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, विच इज ऑल्सो सेड दैट मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। कि मैटर जो होता है वो ना तो क्रिएट ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं हम केमिकल रिएक्शन में। मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड nor be destroyed in a chemical reaction। एक केमिकल रिएक्शन के अंदर हम ना तो मैटर को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही मैटर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि जो ये बैलेंसिंग का काम है ये हमें बताते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो हमें बताता है कि जो टोटल मास है रिएक्टेंट का वो हमेशा ही टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। तो आप ये बोल सकते हो केमिकल इक्वेशन आर बैलेंस टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन अ केमिकल रिएक्शन। तो कौन सा बैलेंसिंग इक्वेशन में कौन सी चीज बताती है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में। हम ये भी याद रखेंगे कि वी शुड नेवर चेंज द फॉर्मूला ऑफ एन एलिमेंट आर अ कंपाउंड टू बैलेंस एन इक्वेशन। अगर हमें ये अनबैलेंस इक्वेशन को बैलेंस करना है तो ना तो हम इसके फॉर्मूले एलिमेंट ना तो इसके कंपाउंड को चेंज कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, कैसे हम बैलेंस करते हैं केमिकल इक्वेशन को। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन, कौन कौन सी टाइप की केमिकल रिएक्शन होती हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। आई होप कि जो मैंने पढ़ाया आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।